What was that moment जब आपको लगा कि army is just not a career for me but it's a passion? Like army was my passion. It became my profession. तो सर आपका SSB का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रिटर्न दिया, रिटर्न में फेल हो गए। Yes. वो झटका लगा। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया 17-18 घंटे। 21 पैरा SF आपको ज्वाइन करना था, SF में जाना था सर। वो थॉट कहाँ से आया सर? आपका काम फौज में क्या है कि आप जवानों को कैसे ब्रीफ करोगे, जवानों को कैसे मोटिवेट करोगे, जवानों को कैसे लड़ाओगे और आगे लड़ोगे जाके। अगर आप अपने आप को बयान ही नहीं कर सकते तो लीड कैसे करोगे? सर उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चलता है कि जब तक लैंडिंग प्रॉपर्ली हम लैंड नहीं कर जाते उस टाइम तक? Namaste everyone and welcome back to Defense Roger. Today we are joined by a true legend of the Indian Army, Brigadier Saurav Singh Shekhawat. From a childhood shaped by discipline and stories of valor to calling the army his passion, not a career, Sir's journey has been extraordinary. He cleared SSP with clarity beyond his age and led some of the toughest special forces operation. Even after retirement, his life continued to inspire. From high altitude adventure to mentoring the next generation, and I personally had the honor of skydiving with him at Sky High India, an experience that changed the way I look at fear and courage. In today's podcast, we explore his childhood spark, SSP experience, Special Forces life, and the mindset of the men who never stop being a soldier. So without any further delay, let's get back to the video. Good morning, sir. Good morning. Thank you so much for joining me. Actually, it's just not a ड्रीम फॉर मी, इट हैज़ बीन ऑलवेज देयर इन माई बकेट लिस्ट कि मेरे को ये सेशन आपके साथ करना है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि आपके साथ स्काई डाइविंग भी स्काई हाई पे मैं करने वाली हूँ एंड ये सेशन पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वेलकम। सर बहुत सारी चीज़ें हैं जब मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ या मैंने जब भी वीडियोज़ में आपके बारे में चेकआउट किया है, एंड एवरीथिंग whatever you have done in life has always fascinated me, sir. But I want to know things from the very beginning, sir. Like from your childhood. What was that moment जब आपको लगा कि army is just not a career for me but it's a passion and it's something that I can dedicate my life for? तो मेरा जो जन्म है वो एक फौजी फैमिली कह लो उसमें है। मेरे जो दादा परदादा उनके पिताजी तो जनरेशन से फौज में ही हैं। Yes, sir. Father could not join because in his childhood he suffered a fracture, compound fracture. So one leg is shorter than the other. So physically he was not fit for army. Okay. But I think वो जीन में था, जीन्स में था और मैंने और कुछ सोचा ही नहीं कभी। तो फौज में ही जाना है। और दादो साहब जो मेरे थे उन्होंने बचपन में मेरे को सौभाग्य मिला दादो साहब के अंडर में रहने का। उन्होंने बहुत काम करवाया, उसने बहुत ट्रेनिंग दी। Yes, sir. तो मैं उन्हीं को देखता था, तो रोल मॉडल थे मेरे। सुबह 4 बजे उठाना, 4 बजे उठा के और फिर काम में लगा देना। सुबह वो जानवरों का जो गांव में बोलते हैं सानी करना, खान साफ करना और फिर नहलाना गायों को, भैंसों को नहलाना और गोबर उठाना, वो सारा काम किए। उसके बाद में ट्रैक्टर खूब चलाया, पूरी ज़मीनें जोती हैं, फिर निनाण किए हैं, फिर फसलें काटी हैं, फिर थ्रेशर का सारा काम किया है। फिर पलदारी करी है। पलदारी समझते हो? हाँ, पलदारी करी है। 100 किलो के बोरे उठा के ट्रैक्टर लोड किए हैं, ट्रॉलियाँ लोड करी हैं। और फिर उसके बाद मैं जब 6th क्लास में था, 6th क्लास में, अब वो तो जमाना अलग था, तो दादा साहब मेरे को ट्रैक्टर देते थे और मेरे साथ में गाँव के लड़के होते थे, थोड़े बड़े होते थे एज में, और हम जाते थे खैरथल। मेरा गाँव है ढाणी दौलत सिंह, कोटपुतली के पास में, खैरथल में अनाज मंडी है। ठीक है। तो मैं 6ठी क्लास में था और मैं पूरी ट्रॉली लोड करके हम खैरथल जाके अनाज बेचते थे। ठीक है। ट्रैक्टर चला के मैं लेके जाता था। तो 6th क्लास का बच्चा ट्रैक्टर चला के और खैरथल अनाज लेके जा रहा है, तो इतना ट्रस्ट उन्होंने रिपोज किया। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये बचपन से ट्रेनिंग थी और कभी और कुछ सोचा नहीं, क्योंकि उन्हीं को देखा हमने। और घर में फोटोएं लगी हुई हैं। हाँ सर। दादो साहब की हैं, परदादो साहब की हैं, और फिर कहानियाँ पिताजी से सुनी हैं। बिल्कुल कि क्या था परिवार में, कैसा था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जोधपुर लांसर्स में थे। और ग्रेट ग्रैंडफादर मंगल लांसर्स में थे, कैवलरी। और ग्रेट ग्रैंडफादर फॉट इन बॉक्सर रेबेलियन व्हेन ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस वेंट। सो जोधपुर लांसर्स वेंट टू क्वेल द रेबेलियन इन चाइना। British expeditionary forces went to China. Boxer rebellion, if you read in history. So he was part of that. And then great grandfather was in Mangal Lancers. He fought in Battle of Trafalgar, France में लड़े वो। All right, sir. और grandfather was in Albert J. Appleton, and he was in World War II
बैटल ऑफ अलामीन एंड बैटल ऑफ कसिनो, उनके मेडल्स हैं हमारे पास में। तो ये था 4th इंडियन डिवीजन के पार्ट थे ये लोग। तो ये देखा मैंने, और कभी कोई और विचार दिमाग में नहीं आया कि फौज के अलावा भी कुछ हो सकता है। ओके सर। हाँ, क्योंकि सर आज के टाइम पे जितने भी यूथ हैं दे आर इन डिलेमा कि जो चीज मिल जाती है कि इससे भी कुछ बेटर हो सकता है, एंड वो कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने पूछा सर, आपका बचपन से जो विजन था ना, आपने उसको रिटायरमेंट के बाद तक अब आप परस्यू कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन। तो मतलब कभी कोई दूसरी चीज़ दिमाग में आई नहीं, और फौज में रहते हुए हमेशा मेरा एक्शन ही था। मतलब स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करी, इन्फेंट्री इज इन्फेंट्री, सब कुछ इन्फेंट्री होती है, मतलब इन्फेंट्री इज द मेन आर्म। और पर उससे भी कुछ और एक्शन मिले तो मैंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करी। फिर स्पेशल फोर्सेस के बाद में मैंने 81 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड करी, गलवान ब्रिगेड जिसको कहते हैं। तो वो काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, वो वाला इलाका। तो वी वर अगेंस्ट द चाइनीज, तो आई वाज देयर फॉर 2 years, एंड आफ्टर दैट दिस वाज माय पैशन। लाइक इन स्पेशल फोर्सेस आई डेवलप्ड दिस हॉबी, like I became combat free faller, and I commanded para training school, and so this fascinated me. Okay. This life fascinated me. Skydiving fascinated me, and when I saw that lot can be done for skydiving in India, right? So, and this is my passion, and passion becomes the profession. Like army was my passion, it became my profession. Right, sir. And now when I saw that action is little bit diminishing as you grow higher in the rank, the action diminishes, physical action. Right. Probably I'm adrenaline junkie. Living on the edge is the habit. So then I changed track. Okay. So after commanding my brigade, I was deputy commander at Altitude Warfare School. Digvijay and Rudra, you must have interacted with Digvijay. Yeah. So they are my friends. So I asked them that I will come and join you. So okay, sir, aa jao. But this is the contract between us. Sir, aa jao. And I left army and I came here. Okay, sir. Yeah. Sir, we all know your personality and persona during the service and after retirement, sir. But जब initial आप preparation phase में थे, especially preparing for SSB, sir, उसके times आपके कैसे रहे? Because sir, अभी बहुत सारे जो aspirant जो prepare कर रहे हैं, they are the main viewers of the channel, and they feel that कि ना exam clear नहीं हो पा रहा है, written नहीं कर पा रहे हैं, SSB clear नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं demotivation factor आता है। तो सर आपका SSB का experience कैसा रहा? And उस time पे mindset कैसा था सर? Because you are in your youngster age. तो पहले तो पता ही नहीं था। जब I was in class 11, तो हमारे टाइम में 12th नहीं होती थी। Okay. हम उस जमाने के ठीक है, तो हमारे टाइम में 12th नहीं होती थी, तो 11th के बाद में NDA का एग्जाम होता था, तो मुझे मालूम नहीं था कुछ, और कि हाँ फौज में जाना है तो NDA देना पड़ता है। तो रोजगार समाचार आता था उस वक्त। Okay. तो रोजगार समाचार से फॉर्म भरे और रिटर्न देने पहुंच गए, फेल हो गए। Okay, sir. पता नहीं को बहुत ही कम नंबर आए थे। मैंने दिखाई भी नहीं, मार्कशीट तो आती नहीं शायद कुछ, बट मतलब आई फेल्ड रिटर्न। उसके बाद में मेरे ख्याल से 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, दोनों में फेल हो गया। और फिर कॉलेज किया, कॉलेज में फिर धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हुआ कि इसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। Yes, sir. बट कॉलेज टाइम में आई वाज इनटू बॉडी बिल्डिंग, आई वाज मिस्टर राजस्थान जूनियर। Okay, sir. बॉडी बिल्डिंग में ऐसे वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, और फिर गेटिंग इनटू फाइट्स लड़कों के साथ में वो शुरू हो गया। काफ़ी मेरे पिताजी परेशान रहे। यंग एज में आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो कि फिर घर वाले बहुत परेशान होते हैं, तो वो भी मेरे माता पिता गुजरे उस चीज़ से। फिर रिटर्न दिया, तो रिटर्न में फेल हो गए, तो पास ही नहीं हुए। वो झटका लगा कि उसके बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया 17-18 घंटे। फिर फैनेटिक फोकस हो गया, जैसे कि फिदाइन अप्रोच नहीं होती बिल्कुल कि करना करो या मरो। तो फिर 18 घंटे करीब मैं रोज पढ़ता था। तो रिटर्न क्लियर हुए। रिटर्न क्लियर होने के बाद मैं एसएसबी गया था, एसएसबी में फेल हो गए। हाँ सर। फिर कोचिंग ली, गाइडेंस ली। मैं मान एकेडमी थी शायद चंडीगढ़ मोहाली में, कर्नल मान थे, अब शायद नहीं है वो, उनके लड़के आईपीएस हैं, वो भी पढ़ाते थे। फिर उसके बाद में मेरे फादर के फ्रेंड हैं ब्रिगेडियर गजेंद्र निगम, वो रिटायर्ड हैं अभी, तो वो उस वक्त मेजर थे, पर वो जीटीओ रह के आए थे कहीं पे, तो मैं उन्होंने मैं अपने घर पे बुलाया। ठीक है। उनकी लालगढ़ जाटा में यूनिट थी 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तो मैं वहाँ पे गया और उनके घर पे रह के उन्होंने मेरे को फिर लगाई चाबी। तो फिर मेरे को लाइन मिली कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करना है और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे। बिल्कुल। और वही 17-18 घंटे, क्योंकि ओरेटरी स्कूल नहीं है। अगर आपको बहुत सब कुछ आता है लेकिन आप बता नहीं सकते, राइट, तो आप किसी काम के नहीं हो। राइट। आपका काम फौज में क्या है कि आप जवानों को कैसे ब्रीफ करोगे, जवानों को कैसे मोटिवेट करोगे, जवानों को कैसे लड़ाओगे ले जाके,
Right. और आगे लड़ोगे जाके, तो वो क्वालिटी आप में देखी जाती है कि क्या ये लीड कर सकता है। राइट सर। अगर आप अपने आप को बयान ही नहीं कर सकते तो लीड कैसे करोगे? Right. और वो बयान करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है, और नॉलेज के लिए आपको पढ़ने की जरूरत होती है। ये आप फिजिकल है और दौड़ रहे हैं और बॉडी बिल्डर बन गए, लेकिन आप बयान तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं कुछ। राइट। तो फिर वो रियलाइज हुआ मेरे को जब मैं ब्रिगेडियर गजेंद्र निगम के पास गया और जब उन्होंने मेरी चाबी लगाई, वो पूछते थे ये इसका बताओ तो ब्लैंक, इसका बताओ तो ब्लैंक, फिर लगती चाबी, फिर मैं पढ़ता था, फिर शीशे के सामने खड़े होके बोलता था। अच्छा, आपने भी मिरर प्रैक्टिस किया? हाँ, मिरर प्रैक्टिस, क्योंकि बोला नहीं जाता है, आप बोल नहीं सकते अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो यू कैन नॉट स्पीक। उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और फिर वो मेरे सामने बैठते थे, फिर मेरी वो वापस होता था। हाँ। तो मेरा सौभाग्य था, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी, और फिर इतनी प्रिपरेशन के साथ में फिर मैं एसएसबी में गया 18 घंटे पढ़ने के बाद में, और रिटन और एसएसबी फिर क्लियर हुए दोनों। ओके। हाँ, तो थर्ड अटेम्प्ट में। एंड देन यू जॉइंड आईएमए सर? फिर मैंने आईएमए ज्वाइन किया, और आईएमए में आई वाज नॉर्मल, आई वाजंट कोई ग्रेट शेक नहीं था। ओके। आई वाज इनटू फोर्थ एंड क्लोजर फर्स्ट टर्म में क्रॉस कंट्री में आया, थर्ड एंड क्लोजर सेकंड टर्म में क्रॉस कंट्री में आया, और फाइनल जो बीपीटी होती है हमारी, बीपीटी कहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा बीपीटी क्या होती है। मैं गुड में था, मैं एक्सीलेंट में नहीं था, मतलब तो आई वाज वेरी वेरी नॉर्मल, लाइक बिकॉज आई वाज हैवी वेट ट्रेनिंग कर करके। आई यूज्ड टू प्ले बॉक्सिंग, उसमें थोड़ा ठीक ठाक था। फिर जब मैंने यूनिट ज्वाइन करी तो वहाँ पे मैं एसएफ ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन हमारे टाइम में वैकेंसी कम थी। तो मैंने मेरी यूनिट मेरे को मिली 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो उस वक्त था कि एक यूनिट को स्पेशल फोर्सेस बनना था, 21 मराठा को वॉलंटियर किया गया था। 21 मराठा जो उनके कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने वॉलंटियर किया था कि हमारी यूनिट को बनाया जाए। जनरल नाम्बियार थे, he was the colonel of the regiment, who was DGMO also. तो 21 मराठा was converting into special forces। तो मराठा रेजिमेंट के अंदर सर्कुलर आया कि all those who want to volunteer। तो मैंने फटाफट हाथ खड़ा किया, अपने सीओ को बोला कि सर मेरे को जाने दें। तो मैं गया, और फिर हमारा 3 महीने प्रोबेशन चला, और 3 महीने ट्रेड एंड बेसिक स्किल कोर्स, तो 6 मंथ्स का टोटल प्रोबेशन हुआ, और मैं क्वालिफाई हुआ। हमारे साथ में 13 ऑफिसर थे, 188 अदर रैंक मेरे बैच में प्रोबेशन के लिए, उसमें से 3 ऑफिसर सेलेक्ट हुए और सिर्फ 33 लड़के सेलेक्ट हुए। सर जैसे आपने कहा कि 21 पैरा एसएफ आपको ज्वाइन करना था, एसएफ में जाना था सर, वो थॉट कहाँ से आया सर? एंड व्हाट वाज सो फैसिनेटिंग अबाउट स्पेशल फोर्सेस? बिकॉज कहीं ना कहीं सर ये बहुत टफ है, जैसे आपने कहा इतने लोग आए और सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हो पाए, तो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो वाज इट अ कॉलिंग दैट यू वांट टू जॉइन दिस? मतलब मेरा एक्शन ओरिएंटेड था, मतलब मेरे को एक्शन चाहिए था कि विदाउट एक्शन तो आई एम नॉट व्हाट आई एम। ओके, आई नीड एक्शन। ओके, यू कैन कॉल मी एड्रेनलिन जंकी और व्हाटएवर, इसके कई नाम है, लेकिन मैं बैठा नहीं रह सकता। तो फिर जब आईएमएम पहुंच गए, फिर तो पता लग ही जाता है कि कहाँ पे एक्शन है, कहाँ पे नॉर्मल लाइफ है, कहाँ पे एक्शन है, ज़्यादा ऑपरेशंस किसको करने को मिलते हैं। तो हमें बताया गया कि भाई अगर ऑपरेशंस करने हैं, लड़ना है, तो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करो। तो वहाँ से मोटिवेशन हुआ, लेकिन आईएमए से मैं जा नहीं सका। तो जैसे ही यूनिट में मैं 11 महीने रहा 17 मराठा में, उसमें से 5 महीने तो वाईओज में चले जाते हैं। तो आप लगा लो 5 महीने, 1 महीने 21 दिन छुट्टी लगा लो, तो 5 महीने यूनिट में था मैं। तो बस मैंने वॉलंटियर कर दिया, और 11 महीने की सर्विस में मैं प्रोबेशन के लिए पहुंच गया 1995 में, नाहन में। मैं पैदा भी नहीं हुई थी सर उस टाइम पे, एंड आपने प्रोबेशन उस टाइम पे किया। तो फिर बस क्लियर हुआ, और फिर उसके बाद से फिर नेवर लुक बैक, मतलब इस बार एक्शन पैक जो मेरे टाइम भी था। 21 पैरा एसएफ ज्वाइन करने के बाद में लड़ने को मिला, खूब चढ़ने को मिला, खूब जंप करने को मिला, मतलब एक्शन पैक। आज तक उसी मोमेंटम में चल रहा हूँ मैं। यस सर। जो भी ये है, जो भी कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज आई वाज इन 21 पैरा एसएफ। वही मोमेंटम मेरे को यहाँ धकेल के लेके आ रहा है, और वही मोमेंटम मेरे को ये रोज मैं जो जंप कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज आई सर्व्ड इन 21 पैरा एसएफ। ओके सर, एक और चीज, बहुत सारे यंगस्टर्स भी अब जो ज्वाइन कर रहे हैं फौज को, दे आर जेनजीज, सो समवे द अदर उनका सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एंड दे डू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रील्स, इंस्टाग्राम पे देख लिया, पीओपी की वीडियोस देखी, स्पेशल फोर्सेस का कुछ वीडियोस देख लिया, एंड वो उनका एक रीजन बन जाता है कि उन्हें ज्वाइन करना है। बट व्हेन दे ज्वाइन द एकेडमी, इट is very tough for them, and they leave the academy in the middle, या वो survive नहीं कर पाते सर। So what should be their reason to join फौज, मतलब except going through all the videos which is there on social media, how should they find the purpose? Purpose is there's nothing better than army. Like you want to live a life which is disciplined, yes sir, and which is clean, yes, so there's nothing better than army. Okay. आप किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाओ, आप नॉर्मल, हम अपने अभी जैसे कोई भी शहर है, किसी भी शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, yes, और यू एंटर अ कैंटोनमेंट, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं और ही जगह पे आ गए।
सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज, सब कुछ इतना क्लीन। Yes. वो ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइफ क्लीन है, राइट। थॉट प्रोसेस क्लीन है, आपका रूटीन क्लीन है, आपका सेंस ऑफ पर्पस है, पूरी की पूरी यूनिट्स का, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का देयर इज अ सेंस ऑफ पर्पस। राइट। तो आप फिजिकल फिटनेस देख लो, आप एरिया क्लीनलीनेस देख लो, आप Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन देख लो, आप इक्विपमेंट देख लो। फौज की गाड़ी आपको अलग से चमकती हुई नजर आती है, बिल्कुल क्यों? sir. बाकी क्यों नहीं होता ऐसा? बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि वो परिवार ऐसा है, वो वहाँ पे हर एक आदमी एक दूसरे से जुड़ के रहता है। बिल्कुल। आप ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको बिलोंग करता है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। राइट। वो एक भावना होती है वहाँ पे। तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आज भी अगर मैं हूँ तो मेरे को कौन लुक आफ्टर कर रहा है? फौज लुक आफ्टर कर रही है मुझे। मेरे को कुछ भी हो जाएगा तो मेरा वो ECHS कार्ड है, लेके कहीं भी पहुंच जाऊंगा, मेरे को इलाज मिलेगा, बिल्कुल। फ्री में इलाज मिलेगा मेरे को। मतलब जब तक मैं मतलब मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी राइट सर। फौज देखभाल करती है। राइट। तो ऐसा है। ओके सर। तो इसीलिए ज्वाइन करना चाहिए। ओके सर। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है ये बिलोंगिंगनेस, कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। परिवार जो है वो और आपको कोई नहीं दे सकता, परिवार से भी बढ़ के। राइट। आपको आपके मैं कहूँ कि आपका कोई सगा संबंधी सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन फौज करेगी, क्योंकि आपने फौज में सर्व करके आ गए और आप रिटायर हो गए। अब फौज आपको सपोर्ट करेगी मृत्यु पर्यंत, और उसके बाद में फिर परिवार को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। कौन करता है? सर एक सोशल रिस्पेक्ट भी मिलती है, वो तो जितने भी अलग चीज फौजी है, होते रेस्पेक्ट हैं। तो अलग है। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ बिलोंगिंगनेस की बात है, और रेस्पेक्ट तो है ही, रेस्पेक्ट है ही, राइट सर। वो अलग है। सर मैंने आपका कई एक वीडियो देखा था, यू सेड दैट स्काई डाइविंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजिकल rather than adrenaline. Sir, I want to know what exactly go through your head when you are having a free fall. सर उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चलता है कि जब तक लैंडिंग प्रॉपर्ली हम लैंड नहीं कर जाते उस टाइम तक? तो जब एक बार आप स्काई डाइवर बन जाते हो तो जो हवा में गिरने की जो फीलिंग है, और जो एक तो आप सिर्फ गिर रहे हो, और उसके बाद में कई चीजें हवा के अंदर करते हैं। आप देखेंगे तो लोग बाग सिट फ्लाई कर रहे हैं, हेड डाउन फ्लाई कर रहे हैं, फॉर्मेशन फ्लाइंग कर रहे हैं, फिर रिलेटिव वर्क कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से एक स्पोर्ट है, एक्सट्रीम स्पोर्ट है, और जो कि 230 किलोमीटर पर आवर, 210 किलोमीटर पर आवर पे आप कर रहे हो। आप किसी मशीन में नहीं हो, आप अपने शरीर से उड़ रहे हो, और उस स्पीड पे आप कुछ एक्शन कर रहे हो, रिलेटिव वर्क कर रहे हो, और भी जो चीजें हैं, फ्री फ्लाइंग कर रहे हो। सो वो एक अलग ही चीज है, वो अलग ही चीज है। वो जब आप एक्सपीरियंस करने लगते हो तब पता लगता है। तो उस वक्त दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप गिर रहे हो। ओके। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है गिर रहे हो। राइट सर। फीलिंग यही होती है कि आप उड़ रहे हो और आप खुश हो। ओके। वो है। गिरने की तब होती है जब पैराशूट ना खुले। पर वो होता नहीं है, वो होता नहीं है। आपके पास एक मेन पैराशूट होता है, एक रिजर्व पैराशूट होता है। हाँ, तो वैसे 99.9999% रिजर्व मेन खुलता है, राइट। और अगर वो ना खुले तो रिजर्व खोल के आ जाओ नीचे। Okay. Sir, since you are a part of special forces, how do you differentiate between fear, risk and responsibility, sir? Because ये तीनों words कहीं ना कहीं correlate करते हैं। आप कैसे differentiate करते हो, sir? फियर, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कोई आपने ऑपरेशन आपने प्लान किया, तो स्पेशल फोर्सेस का हर एक ऑपरेशन में रिस्क होता ही होता है। बिल्कुल सर। अब ऑपरेशन आपने प्लान किया तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका टास्क है, और जो आप जिनको कमांड कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ले जाओ, लड़ाओ, और फिर सही सलामत वापस लेके आओ। तो आपका जो भी प्लान है वो इतना फुल प्रूफ होना चाहिए, उसकी तैयारी इतनी फुल प्रूफ होनी चाहिए, और जो एग्जीक्यूशन है वो फ्लॉलेस होना चाहिए, ताकि जो 100 लोग आपके साथ जा रहे हैं, या जितने भी जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं, एक 24 लोग जा रहे हैं, या आपकी पूरी टीम लेके जा रहे हो, तो उनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो सभी जितने नंबर लेके जा रहे हो उतने नंबर वापस लाना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही थोड़ा सा फियर होता है। खुद तो जाके भिड़ गए, कुछ भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जिम्मेवारी पड़ जाती है तब वो फियर आ जाता है कि मेरे को ले जाके लड़ाना है। तो फिर आप और केयरफुल हो जाते हो, आप और प्रैक्टिस करते हो, आप और ट्रेनिंग करते हो, और फिर ले जाके लड़ते हैं और जीत के आते हैं। अभी मेरा जितने भी ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस जिसमें फायर फाइट्स हुई हैं, तो मैं मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जितने मैं लड़के लेके गया सब उतने ही वापस लेके आया। एक दो ऑपरेशंस में ऐसे हुआ कि लगी लोगों के लिम्ब, टांग उड़ गई, ऐसे हुआ है, इंजर हुए हैं, लेकिन कभी खोए नहीं। हाँ, सर्वाइव नहीं। लास्ट एक हमने माउंटेन चढ़ रहे थे, माउंट नून, हाउस में मैं डिप्टी कमांडेंट था, तो उसमें एक अवलांच में मेरे सामने मेरे 4 लड़के चले गए। ओके सर। ऑपरेशन RTG अगर पढ़ोगे तो ऑपरेशन RTG लॉन्च हुआ था। फिर हम उनकी सबकी जो पार्थिव शरीर है उनको वापस निकाल के ले गए 1 साल बाद जाके। एक को तो हमने तुरंत निकाल लिया था, 3 को निकालने के लिए दोबारा हमको लॉन्च करना पड़ा ऑपरेशन, और फिर हमने 80 फुट खोदा जाके 21 दिन तक ऑपरेशन चला, और हम लेकिन सबको लेके आए। तो एक वही ऑपरेशन था जिसमें मैं अपने लड़के जितने लेके गया था
वो जिंदा वापस नहीं आए, 4 चले गए उसमें से, लेकिन नंबर तो पूरा है। ओके सर। हाँ, उससे पहले जितने भी जिसमें फायर फाइट्स हुई हैं, जितने लेके गए उतने वापस आए, जिंदा वापस आए। ओके सर। जैसे आपने कहा सर माउंट एवरेस्ट या कोई भी माउंटेनियरिंग कहीं पे भी आप कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर्स काफी ज्यादा रहते हैं, एवलांचेस होते हैं सर, ऑक्सीजन की भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है। सर जनरली लोगों का ड्रीम होता है कि वो एक बार माउंट एवरेस्ट जाके क्लाइंब करे, बट सर आपने 3 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। सर कोई भी आपकी ऐसी लर्निंग रही हो, चाहे वो एवरेस्ट के थ्रू या कोई दूसरे माउंटेनियरिंग के एक्सपीरियंस के दौरान, जहाँ पे आपको लीडरशिप की वो चीज समझ में आई हो जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में या आपकी पूरी सर्विस के टाइम पे नहीं? हाँ, माउंटेन तो बहुत सिखाता है। माउंटेन सिखाता है सबसे पहले विनम्रता, कि नीचे देख के चलो। जैसे अगर आपने ऊपर देखना शुरू किया तो ठोकर खा के वहीं गिर जाते हो। तो एंड दूसरा सिखाता है 1 स्टेप एट अ टाइम। ओके सर। कदम कदम, एक ही कदम। फिर तीसरा सिखाता है बैलेंस एंड रिदम। ओके सर। बैलेंस एंड रिदम, तो आप अपने बैलेंस और अपना रिदम मत खो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पुश किया अपने आप को तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आपका रिदम टूट जाएगा। और जैसे 2001 में स्पेशल फोर्सेस का था तो मैं अपने आप को बहुत फिट समझता था। वहाँ शेरपा कम्युनिटी होती है, शेरपा के बिना एक्सपीडिशन होता नहीं है। शेरपा लोकल्स होते हैं और वो हर एक एक्सपीडिशन की बैकबोन होते हैं। तो मैं उनके साथ कम्पीट करता था कि मैं इनके साथ, बिकॉज ये शेरपा है तो क्या है, मैं इनके साथ में कम्पीट कर सकता हूँ। तो मैं उनके साथ चढ़ता था, एकदम फास्ट चढ़ते थे वो लोग, तो वो तो नॉर्मल चढ़ते थे। मैं अपने तो मेरे को जोर लगाना पड़ता था, बट मैं वो दिखाता नहीं था। तो मेरे को हो गया पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, URTI, 104 बुखार, 105 बुखार, और मेरे को एवेक्यूएट किया। रॉयल नेपाल आर्मी थी उस वक्त के, राजा का राज था नेपाल में। तो मेरे को एवेक्यूएट किया, मैंने वहाँ काठमांडू पहुँचा, हॉस्पिटल में रहा, ड्रिप व्रिप चढ़ी, 2-3-4 दिन रहा वहाँ पे। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ झूठ बोल के छूटा कि मैं अभी एक्सपीडिशन का पार्ट नहीं बनूंगा। तो उन्होंने मान ली, रॉयल नेपाल आर्मी के डॉक्टर्स थे, और मैं पहुँच गया वापस। लीडर से रिक्वेस्ट करी। उसके बाद मेरे को लेसन मिला कि भाई डोंट बी ए गामा इन लैंड ऑफ लामा, एंड फाइंड योर ओन पेस, फाइंड योर ओन स्पीड। यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन एल्स, कंपटीशन इज विद योरसेल्फ। आपका कंपटीशन आपसे खुद से ही है। जिंदगी में भी यही है कि आप किसी से कम्पीट मत करो, खुद से कर लो। हाँ, जहाँ आप दूसरे इधर उधर देखना शुरू हो गए और उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, एंड आई शुड कम्पीट, नो, यू कम्पीट विद योरसेल्फ। सो दैट्स द बिगेस्ट लेसन माउंटेन्स taught me, and balance and rhythm. Okay. And then is physical fitness. Okay, sir. That you have to be physically fit, you have to be mentally strong, because climbing Mount Everest or any mountain is bearing pain. Right. How much pain can you bear? Is it really, sir? Mount Everest का experience कैसा रहा, sir? I have seen it in movies. हाँ, so Mount Everest it's very is, tough, very rough. It is tough. People do it, and that is why Mount Everest is उसमें technicality अभी नहीं है, because रोप वगैरह फिक्स हो जाते हैं और आप जुमार लगा चढ़ते हो, लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। Okay. हाँ, और you have to bear that pain. You have to bear that -28, -20, -25 temperature. Sometimes it goes up to -35. Oh God, it goes down to -35. Okay, sir. So वो आपको bear करना पड़ेगा, and आपको endurance डेवलप करना पड़ेगा। तो फिर वो ही एक enjoyment हो जाता है। Okay. हाँ, वही एक enjoyment हो जाता है कि bearing that kind of pain, और जब वो पेन बेयर करके आप समिट पे पहुंचते हो तो वो जो खुशी मिलती है वो फिर नीचे तो मिल ही नहीं सकती वो। बिल्कुल सर। हाँ, वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा समिट पे, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि ओह ये है वो खुशी। यस सर। हाँ, सर एक और चीज, सर आपने थ्रू आउट द सर्विस इंडियन ऑफिसर्स, जवान और फॉरेन के भी जितने भी ऑफिसर्स और जवान से आप मिले होंगे, तो वहाँ पे सर जब आप इंडियन आर्मी को देखते हैं और फॉरेन कंट्रीज को देखते हैं, व्हाट रियली मेक्स इंडियन आर्मी यूनिक? आर्मीज जो है, इंडियन आर्मी का जो हम लोग बहुत पुरानी फौज है ना। यूनिट्स की 350 साल किसी की हिस्ट्री है, किसी की 250 साल हिस्ट्री है, 300 साल हिस्ट्री है। तो इतना और उसको मेंटेन करके रखा हुआ है यूनिट्स ने। बिल्कुल। और उसी धरोहर पे आज भी यूनिट्स चलती हैं। और बाकी देशों के अंदर फौज तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके पास में उतनी धरोहर नहीं है। बिल्कुल सर। इतना पुराना नहीं है। कोई यहाँ पे मेवाड़ इन्फेंट्री है तो वो राजा की फौज थी। जैसे 21 मराठा जो है वो 2nd बड़ौदा इन्फेंट्री थी, हम बड़ौदा महाराज की फौज थे। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक यूनिट ने अपनी हिस्ट्री मेंटेन करी है। तो वो जब इतिहास को पकड़ के लेके चलना शुरू करते हो और आप उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए अपनी इतिहास को, तो वो आपको फिर डिफरेंट कर देती है दूसरों से। हाँ, तो आप वो परंपरा का निर्वाह करते हो, आप अपने इतिहास का निर्वाह करते हो, आप अपनी वो जो धरोहर है कि लड़ना है, ऐसे लड़े हमारे पुरखे, तो उस धरोहर को रख के सामने और आप लड़ाई के मैदान में उतरते हो, तो वो चीज़ डिफरेंट करती है।
Okay, sir. हाँ Sir, how is life going after retirement? बहुत बढ़िया Because हाँ never better now jumps are going to start, and I really want to know that how is this feeling after retirement? Are you still feel it's a very intense? intense it is same, it is Okay. intense and more intense I would say, because I am now on the edge. You will jump with me, so Yes, you will sir. realize. Yes, sir. So this is what I wanted to do. Yes, sir. And this is what I was doing off and on in army, Yes, sir. and I'm doing it every day. Yes, sir. So life is very good. Yes, Life is sir. very good. So it was so nice interacting with you, and I'm just looking forward to have jump with you. Oh, let's Yes, go. sir. Let's go. I'm up to skydiving with you, sir. It's a dream come true, sir. Okay, Yes, sir. so let's go up Yes, and do a sir. good skydive. Yes, sir. It has been a dream, sir. And I've seen everybody with a smiling faces, and I just want to experience the same, sir. Okay, very nice. How are you feeling? I'm feeling in the top of the world, sir. Okay, look at the camera. Keep turning left. Yes. Just put the left hand down. Now right hand right, right hand down, right hand down, right hand down, left hand up, right hand down. करो ना इसको, down. So Sheetal, how was your jump? It was crazy, sir. I felt top of the world, and it still feels so unreal coming at the bottom. Okay. But it's a feeling that you want to try it over and over again. So Okay. can't express, sir. So what do you tell your friends, family, and your To come with audience, me again. or your audience and your audience? Sir, to come here for must. You know, it's something you should experience. If it's in India, why not to come? Okay. So, great. and if they get a chance to do it with you, sir, I think they No, should all are not good. leave. All Yes, of us, sir. all our instructors are top class. Yes, sir. Absolutely, okay, sir. yes. Yes, sir. And so, what do you want to say about Team Sky High? It's wonderful, sir. The kind of comfort they create to us, that is very important. And I do feel so comfortable doing something like this. It takes a lot of willpower and everything. So they have been very supportive, sir. Okay. Congratulations on your first skydive. Yes, sir.